हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड मैं आपको नहीं बता सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे पुराने जितने भी वीडियोस आए हैं आप लोगों का बहुत 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 प्यार मिला है उन सारे वीडियोस को। और प्यार तो जाने दो, जो कमेंट्स आए हैं ना पेरेंट्स के साइड से, स्टूडेंट्स के साइड से, और उन लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं। इतने सारे पेरेंट्स ने मुझसे सिर्फ ये क्वेश्चन, आप भी जाके देख लेना, इतने सारे पेरेंट्स ने वो क्वेश्चन पूछा है कि हमारा बेटा जो है वो यूके आ रहा है स्टडीज़ के लिए, तो फिर कैसे कर सकता है, या हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या तो अभी हमारी बेटी अभी 12th स्टैंडर्ड में है और हम अगले साल उसे यूके भेजने वाले हैं पढ़ने के लिए, तो क्या प्रोसेस है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और सिर्फ पेरेंट्स के साइड से ही नहीं, स्टूडेंट्स खुद भी कुछ स्टूडेंट्स थे, आई रिमेंबर मैंने उनको पर्सनली मैंने उनके साथ चैट किया था। एंड वो लोग रावलपिंडी पाकिस्तान से थे। उन्होंने लिखा था कि वो 18 साल के हैं और अभी उनका 12th पास होने वाला है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि वो यूके आए। उनके कुछ रिलेटिव्स हैं बट दे आर नॉट सपोर्टिंग देम, तो वो कैसे प्रोसेस को करें, और अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आए तो क्या प्रोसेस होता है, और कि डायरेक्टली स्किल्ड वर्क वीज़ा पे आए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मैंने उन लोगों को रिप्लाई किया। एंड नाउ आई एम कमिंग अप विद दिस वीडियो, सो फिर मुझे सबको इंडिविजुअली रिप्लाई ना करना पड़े और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हैंडफुल हो। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आती हूँ। टॉपिक मेरा आज का ये है कि अगर आपको स्टडी वीज़ा पे यूके आना है, आपको कुछ नहीं पता, आपके पेरेंट्स को किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, आपको भी कोई चीज़ का आइडिया नहीं है, बट आपकी बहुत इच्छा है कि आप यूके से पढ़ो, तो हाउ शुड यू स्टार्ट द प्रोसेस। क्या करना चाहिए, किस तरह का रिसर्च करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और आप वो फॉलो करना। एंड यू विल फाइंड कि ओके, धीरे धीरे तो आपका सारी चीज़ें बिल्ड होते जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। बट बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट पॉइंट, आई रियली वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर कि मैं कोई स्टूडेंट काउंसलर नहीं हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मेरा कोई कंसल्टेंसी कंपनी नहीं है, और मेरा कोई बिजनेस नहीं है इन सब चीज़ों में। मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ, मैं ये सारे वीडियोस जो है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ यूके में रहती हूँ और मैं इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और बहुत सारे एशियंस इधर उधर से आते हैं, और फिर मैं रोज़ के जो है लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ, मैं लोगों के बीच में बैठती हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जबकि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल कहीं भी बैठे हो तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड मैंने सोचा कि मेरे इन वीडियोस से मैं आपको गाइड करूँ। तो प्लीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एजेंट हूँ, नहीं, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन के बाद खुद रिसर्च करना पड़ेगा, खुद अपने एजेंट्स और कंसल्टेंट ढूंढने पड़ेंगे और प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट मेरी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी जो ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है वो देगी। जो पॉइंट है उसमें आपने सबसे पहले तो सोचना है कि यहाँ पे डिमांडिंग कोर्सेज कौन से हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको कोई कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो आप कोर्स कैसे सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे डिमांडिंग ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं, मतलब एट दी एंड अगर आप वो कोर्स करो तो आपको जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे डिमांडिंग ऑक्यूपेशन जो है, मैं उसकी लिंक जो है, यूके गवर्नमेंट का एक साइट है, उसका तो मैं लिंक डालने ही वाली हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर डिमांडिंग कोई जॉब्स है तो फर्स्ट नंबर मेडिकल में। अब मेडिकल में क्या, तो इट कुड बी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है यहाँ पे। डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा, ओह माय गॉड, डेंटिस्ट के इतने सारे फीस होते हैं यहाँ पे, मतलब आपको बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आपको यहाँ पे डेंटिस्ट का काम हुआ तो। नर्सेज बहुत ज़्यादा डिमांड पे है यहाँ पे, और सिर्फ नर्सेज ही नहीं, फार्मास्यूटिकल, मतलब जो अगर फार्मेसी असिस्टेंट हो गया या फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कोई जॉब है, तो वो सारी की सारी जॉब्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो अगर आप यहाँ पे स्टडी पे आ रहे हो तो इनमें से कोई कोर्स चूज कर सकते हो। मीनिंग आप फार्मास्यूटिकल कोई कोर्स ले सकते हो, आप नर्सिंग का कोई कोर्स ले सकते हो, आप सोशल केयर के बहुत सारे कोर्सेस आते हैं वो ले सकते हो, डॉक्टरेट करना है आपको, डॉक्टरेट कर सकते हो। तो ये सारे जो कोर्सेस हैं मेडिकल फील्ड में आर इन डिमांड।
अब मैं सेकेंड ऑप्शन आपको बता रही हूँ सेम इसी चीज़ में कि आप कोर्स किस तरह से चूज़ करो। सो सेकेंड, अगर आपको आईटी और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आईटी और इंजीनियरिंग में डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट का जॉब, साइबर सिक्योरिटी, ये जो तीन फील्ड मैंने आपको बताई बहुत ज़्यादा डिमांड में है। नाउ आई एम कमिंग ऑन द थर्ड सेक्टर विच इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक सेक्टर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अगर आप कुछ भी फिनेंस से रिलेटेड अगर कोई कोर्स करते हो तो आपको जॉब्स इजीली मिल सकते हैं। आई एम नाउ कमिंग ऑन द इनोवेशन मीनिंग, अगर आप कोई एआई का कोर्स करते हो, मशीन लर्निंग का कोर्स करते हो, ब्लॉकचेन का कोई कोर्स करते हो तो आपको जॉब्स बहुत ही इजी मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करो जिससे कि आपकी यहाँ की जो जर्नी है वो ईजी हो जाए। अब आते हैं पॉइंट टू। अब आपने कोर्स डिसाइड कर लिया, अब यूनिवर्सिटी का क्या करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। लोग आपको भेज देते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लेके और फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी ही नहीं है, या तो बहुत ही ज़्यादा फेक है, या तो भाई रैंकिंग में ही नहीं आती है। तो मैं अब नीचे एक लिंक डालने वाली हूँ जहाँ पे आपको टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है यूके की वो पता चलेगी। बट आर्ट विथ ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वो टॉप रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन में आती है। सेकेंड आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। एंड देन थर्ड आती है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। और उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है। मैं जो है लिंक डालने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो लिंक देख लेना, उसमें सारी आपको जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज ढूंढने का रिसर्च है वो टाइम मैंने आपका बचा लिया। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। नंबर 3 में ये होगा कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसको आप कैसे जस्टिफाई करो। अब वो चीज़ आप कैसे बताओ, तो इसमें यहाँ पे आ जाता है एक कैच ये है कि अगर आपका जो स्कूलिंग है फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक अगर वो इंग्लिश मीडियम में हुआ है और आपको थ्रू आउट 70% मिला है, 70% एज इन परसेंटेज में, तो आपको IELTS देने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होता है वो देने का ज़रूरत नहीं है। आप आपके सारे सर्टिफिकेट्स बता दो, आप आपके जो मार्कशीट्स है वो बता दो 10th और 12th का, एंड देन अगर वो 70% या अबव होता है तो आपका जो वो क्राइटेरिया है इंग्लिश लैंग्वेज का वो वहीं पे पार हो जाता है। यू डू नॉट हैव टू गिव एनी एडिशनल एग्जाम। बट यहाँ पे ऐसा है कि उसमें भी वो लोग जो बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं, तो वो जो है अप्रूव मतलब किसी सर्टेन क्राइटेरिया में अप्रूवल होने चाहिए। एग्जाम्पल में इंडिया की बात करिए, इंडिया में जो गुजरात स्टेट ऑफ बोर्ड है उसको वो लोग नहीं मानते, वहाँ का जो इंग्लिश का क्राइटेरिया है वो नहीं मानते। वेरेस अगर CBSE से कोई स्टूडेंट है तो उसका मान लेंगे। तो वैसा आप अपनी कंट्री में देख लेना कि कौन सा जो स्कूल बोर्ड है अच्छा है और ज़्यादा उसको मानते हैं उस हिसाब से। सो वो आप देख लोगे, मतलब अगर जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना तो वहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। एंड अगर आपका स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से नहीं हुआ है देन यू हैव टू गो फॉर द IELTS एग्ज़ाम। अब IELTS एग्ज़ाम का क्या होता है, उसमें बैंड्स लगते हैं, कम से कम बैंड होने चाहिए आपके 5.5। बट इसमें आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आई एम नॉट श्योर, बट 5.5 इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। और जैसे जैसे आपके बैंड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो आते जाएगा। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है ज़्यादा बैंड्स में, आपको कॉलेज अच्छा मिल सकता है, आपको यूनिवर्सिटी अच्छी मिल सकती है, आपको कोर्स अच्छा मिल सकता है। 4th पॉइंट पे हमारे है डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा होता है कि आपको दिखाना है आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, आपका डिग्री कोर्स जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, अंडर ग्रेजुएशन, उसके 3 साल के सारे मार्कशीट्स और उसका ट्रांसक्रिप्ट आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। तो वो ज़रूरी है, मतलब दैट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मार्कशीट्स दिखा दिया और आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं लगेंगे, नहीं, आपको ट्रांसक्रिप्ट लगेंगे। और ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, मतलब उसमें भी आपका टाइम चला जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इस चीज़ पे इतना फोकस डाल रही हूँ। और उसके बाद अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर, इफ़ नॉट वर्क एक्सपीरियंस लेटर, वर्क रिकमेंडेशन लेटर, मतलब
कोई एक लेटर आपके एम्प्लॉयर से कि हाँ जी आप उस कंपनी में काम करते हो और आपने इतने साल काम किया है और आप इस चीज़ में काम करते हो, इस तरह का आपको एक समरी वहाँ से देना होगा। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने होते हैं और इकट्ठे करते करते ही इसमें टाइम लग जाता है। मोस्टली ट्रांसक्रिप्ट में आपका टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं और कनाडा के लिए WES का जो सर्टिफिकेट है, मतलब ये जो मैंने आपको जितने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सबमिट करने के बाद आपको एक WES से इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ समरी सर्टिफिकेट मिलता है। वो कनाडा के लिए लगता है, UK के लिए नहीं लगता। तो अगर आपको कोई बोले कि ये लगता है, सो नो, नहीं लगता है। तो UK के लिए आपको सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जबकि आप कनाडा जा रहे हो तो आपको वो WES का सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर सकते हो 2 तरीके से। अब पहला नंबर, या तो आप कंसल्टेंट हायर कर लो। सेकेंड नंबर, आप खुद से भी प्रोसेस कर सकते हो। बट खुद से क्या होता है ना कि हम लोगों को इतना मतलब आइडिया नहीं होता, हर चीज़ हम पहली बार कर रहे होते हैं और रिजेक्शन के चांसेस जो है अगर हम खुद से करें, दिस इज़ माय पर्सनल व्यू, हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से लाना है या पता नहीं उन्होंने क्या मांग लिया तो उस चीज़ को कैसे फुलफिल करें, जबकि एजेंट्स को जो है एक्सपीरियंस होता है। सो इस केस में मैं बोलूँगी कि आप एक कोई एजेंट हायर करो। तो अब वो कैसे स्टार्ट करोगे? अगर एजेंट करेगा तो भाई उसको तो सब आइडिया है। अगर आपको खुद से प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो आपने जो भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप उस पर उनके पेज पर जाइए, आप फॉर्म भरिए। वहाँ फॉर्म पे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करने के लिए बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, आप सबमिट कीजिए। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि सबमिशन के बाद आपको ईमेल भी लिखना होता है, बट मोस्टली फॉर्म से काम चल जाता है। फिर उसके बाद आप वेट कीजिए, आपको कॉलेज से जो है आंसर आएगा और कॉलेज से आंसर आएगा इन अ फॉर्म ऑफ कंडीशनल लेटर और अनकंडीशनल लेटर। कंडीशनल लेटर ये होता है कि वो उसमें उस लेटर में आपको बताएंगे कि आपने जो भी कंडीशंस है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मतलब यू कैन टेक द एडमिशन, उसके बाद आप इतनी फीस भर दो तो हम आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और अनकंडीशनल एज इन कोई कंडीशन नहीं होती, दे विल से ओके वी वुड लव टू हैव यू इन आवर यूनिवर्सिटी और कॉलेज और लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होती है। अब मैं जितना बोल रही हूँ ना आपको, ये इतना ईजी एक्चुअल में नहीं होता। जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, कोई डॉक्यूमेंट कम आए, लेट आएगा, जल्दी आएगा, तो ऐसे करके इसको बहुत टाइम लगता है ये पूरी प्रोसेस को। ओके चलिए, तो फिर अब हमने हाउ टू अप्लाई देख लिया कि खुद से कर सकते हो या एजेंट के थ्रू कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो फॉर्म भरना है और फॉर्म में क्या क्या लगता है तो आप अपलोड करते जाओ एंड देन दे विल रिप्लाई टू योर फॉर्म। उसके बाद आता है, ये तो हो गया अब आपका कॉलेज के साइट का जो प्रोसीजर है। बट अब आप कंट्री शिफ्ट कर रहे हो, आपको जो UK गवर्नमेंट का भी कोई लॉ होता है, कोई प्रोसेस होता है, वो भी फॉलो करना पड़ेगा। अब उसमें बात आती है, आपने बहुत बार सुना होगा कि इतना बैलेंस दिखाना है मुझे, उतना बैलेंस दिखाना है मुझे, इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, इतना मेरे अकाउंट में होना चाहिए। तो मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ, मतलब आपको अपने बैंक में एक सर्टेन अमाउंट बताना पड़ता है जस्ट टू क्लेम कि हाँ जी आप उस कंट्री में आके इतने महीने तक सरवाइव कर सकते हो। तो वो जो बैलेंस होता है ये कॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जबकि कंट्री का रिक्वायरमेंट होता है। तो UK के केस में अगर आप स्टडी पे आ रहे हो तो आपको बैलेंस आज की डेट में दिखाना होता है 12,000 पाउंड्स। अब वो 12,000 पाउंड्स का भी जो सेग्रीगेशन है वो ऐसा है कि आपको 9 महीने तक का आपका जो खर्चा है वो दिखाना है, आपका एक्सपेंसेस है वो दिखाना है, और वो होता है मंथली आई गेस 1300 पाउंड्स। तो इस तरह से अगर आप 1300 इंटू 9 करोगे सो इट विल कम अराउंड 12,000 पाउंड्स और ऊपर नीचे। तो इतना जो अमाउंट है वो आपको 1 महीने तक अपने जो बैंक में है वो दिखाना पड़ता है। और फिर उसके बाद आप बैंक में जाओ, बैंक से बैंक स्टेटमेंट या बैंक सर्टिफिकेट लेके आओ कि हाँ जी आपके पास इतने पैसे हैं। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये जो सर्टिफिकेट है, वो आपको जब आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करोगे तब आपको लगेगा, और उस टाइम पे आपके पास वो 1 महीने का मतलब 28 डेज का जो स्टेटमेंट है वो होना चाहिए। अब
फीस की ऐसी है, तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, मुझे बिल्कुल घुमाना नहीं है, लोग इस पे 2-3 मिनट आपको घुमाएंगे और फिर बताएंगे। तो फीस जो है मिनिमम मिनिमम अमाउंट मैं बता रही हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी की, आपको 15,000 पाउंड्स लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आप जैसा यूनिवर्सिटी लेते हो, जैसा कोर्स लेते हो, जैसा लोकेशन चूज करते हो, उस हिसाब से आपका जो फीस है वो चेंज होगा। बट 15,000 आप मिनिमम पकड़ के चलो, मतलब 15,000 प्लस आपका जो 12,000 आपको जो बैलेंस दिखाना है, तो ये कितना हुआ ऑल टुगेदर 27,000। उसके अलावा आपके वीज़ा कॉस्ट, आपका IHS का फीस, उसके बाद आपका फ़्लाइट का खर्चा, आपका जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इधर उधर लगेगा, वो सब मिला के 30,000 पाउंड्स आपके पास होना चाहिए अगर आप सोच रहे हो स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करने के लिए। स्टूडेंट हो आप, अगर आ रहे हो यहाँ पे 2024 के अभी इनटेक में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि 2023 तक का ही था कि आप डिपेंडेंट ला सकते हो एज अ स्टूडेंट। अब 2024 से आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते, तो वहाँ पे एक चीज़ कट गई। दूसरी, आप कितना अर्न कर सकते हो, तो आप अर्न कर सकते हो 20 आवर्स अ वीक, मतलब एक हफ्ते में आप 20 घंटे जो लीगली है काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सेकंड वीडियो मेरा जो पार्ट 2 आने वाला है इसी चीज़ पे, पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि आप एज अ स्टूडेंट यूके आने के बाद कैसे जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो वीज़ा अप्लाई करना है। अभी तक तो हमने कोर्स डिसाइड किया, ये सारी चीज़ें डिसाइड की। अब वीज़ा एप्लीकेशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ला सकते हो, कितना फीस होगा, हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सेकेंड वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और आप बेल आइकन बजा दो, तो मेरा जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएंगे वो आप देख सकते हो। और आप प्लीज़, अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस पूरे स्टेप बाय स्टेप पे मैंने आपको जो प्रोसेस बताया उस पे, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डालो एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू। आप लाइक करो जो भी, अगर आपको लगता है आपको कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है जिसको यूके आना है, ये वीडियो शेयर करो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडी हूँ, मैं आपके मैसेजेस वहाँ पे जल्दी जल्दी रिप्लाई कर सकती हूँ। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम इज़ वेल। मेरा जो हैंडल है अभी यहाँ पे आएगा। सो फॉर नाउ दैट इज़ इट। Enjoy your journey, and yes, I would love to see you here in the UK. अगर आप UK आ रहे हो, so I would love to meet you, and thank you so much. For now, I am signing off.